हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो हम लास्ट क्लास में कर चुके थे आर्टिकल 79, 80 और 81। आई होप आप सबको क्लास पसंद आई होगी। तो आज हम करेंगे आर्टिकल 82, 83, 84, 85, 86, 87 एंड 88। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल 79, 80, 81 में सरला की ट्रिक से मैंने आपको बताया था संरचना संसद, राज्यसभा और लोकसभा की। और लोकसभा और राज्यसभा से पूछे जाने वाले प्रश्न के लिए मैंने काफी बिंदु आपको बताए थे, जो मुख्य बिंदु थे। तो उनको आप रिवाइज कर लेना मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आर्टिकल 82, दैट इज परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आज की बात की जाए, क्योंकि जो लास्ट परिसीमन आयोग था वो 2002 में आया था, जिसमें कि 2026 तक की सीट्स का निर्धारण हो गया था कि इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है। तो अभी जो 2026 है वो आने वाला है। तो अभी सीट्स बढ़ाने के लिए परिसीमन आयोग का गठन होने के लिए आपने बहुत सारी चर्चाएं सुनी होगी न्यूज़पेपर के थ्रू भी। और तमिलनाडु के जो सीएम हैं उन्होंने इसके अगेंस्ट भी अपने वक्तव्य दिए हैं कि क्यों नहीं चाहते वो इस गठन को, या ये जो चेंजेस हैं नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा में। तो इससे रिगार्डिंग आपने बहुत सारी चर्चाएं सुनी होंगी। चलिए, अब कम टू द टॉपिक। आर्टिकल 82, परिसीमन आयोग। यहाँ पर जो आर्टिकल 82 है आपका, ये लोकसभा से संबंधित है। ठीक है। जबकि आर्टिकल 170 है, यहाँ पर भी परिसीमन आयोग करता है, लेकिन काम करता है, लेकिन ये विधानसभा से रिलेटेड जो असेंबली सीट्स होती है विधानसभा की। ठीक है। तो विधानसभा की असेंबली होती है, उसको परिसीमित करता है। ठीक है। जबकि आर्टिकल 82 है जो लोकसभा यानी कि जो एमपी की सीट होती है, और यहाँ पर होती है एमएलए की सीट होती है। आपको पता ही है ना कि जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 सीट्स हैं, तो यानी कि 7 क्षेत्रों में बांटा गया है दिल्ली को। ठीक है। तो 7 एमपी है दिल्ली में। इसी तरह से दिल्ली में बात की जाए विधानसभा क्षेत्रों की, तो वो 70 विधानसभा क्षेत्र। अगर हम देखो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो एमपी है वो है ओनली 7, जबकि एमएलए जो हैं वो है 70 इन नंबर्स। यानी कि एमपी की 7 सीट्स हैं और एमएलए की 70 सीट्स हैं। तो इसका मतलब साफ है कि जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो दिल्ली को 7 भागों में बांटा गया है। ठीक है। जबकि हम विधानसभा की बात करते हैं तो दिल्ली को 70 भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो इसी तरह से जब हम आर्टिकल 170 की बात करेंगे तो परिसीमन आयोग विधानसभा के क्षेत्रों का मतलब क्षेत्रों को बांटेंगे। ठीक है। उनके पार्ट्स करेंगे। जबकि आर्टिकल 82 की बात करेंगे तो लोकसभा के लिए जो सीट्स हैं उनका निर्धारण परिसीमन आयोग या क्षेत्रों में उसको बांटेगा। ठीक है। तो लोकसभा का आपको पता ही है टोटल 543 सीट्स है। ओके। तो यानी कि पूरे देश को 543 क्षेत्रों में बांटा हुआ है फिलहाल। ठीक है। तो प्रत्येक 10 वर्ष बाद गठन होता है परिसीमन आयोग का। ये प्रावधान है संविधान में। आर्टिकल 82 में भी मेंशन है कि 10 वर्ष बाद गठन होगा परिसीमन आयोग का। ऐसा इसलिए क्योंकि हर 10 वर्ष बाद ही हमारी जनसंख्या या जनगणना होती है। तो जनसंख्या की काउंटिंग होती है, दैट इज जनगणना। तो वो 10 वर्ष के बाद होती है, प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। तो उसी के आधार पर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बढ़ेंगी या घटेंगी, या क्षेत्र है उसका निर्धारण होगा कि कहाँ पर कितनी जनसंख्या है और कितनी सीट्स वहां पर बढ़ेगी या क्षेत्र कम होने की वजह से घटेगी। ठीक है। अब परिसीमन आयोग जो है वो एक सांविधानिक संस्था है। सांविधानिक यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों है, क्यों इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। क्योंकि जिन संस्थाओं का जिक्र हमारे संविधान में है वो सभी संविधानिक संस्थाएं या संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो परिसीमन आयोग का जिक्र आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 170 में संविधान में है। इट मीन्स ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके। अब परिसीमन आयोग का गठन कौन करेगा? केंद्र सरकार द्वारा होगा।
तो अभी मैंने जैसे बताया कि जो चर्चा है वो नेक्स्ट परिसीमन आयोग की चल रही है, जो कि 2026 की जो सीट्स अभी तक 543 के हिसाब से चल रही है और मैक्सिमम 550 के हिसाब से चल रही है ना लोकसभा में, तो उसको बढ़ाने की चर्चाएं हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक परिसीमन आयोग का गठन अनिवार्य है। तो वो आपने चर्चा सुनी है आजकल, जो कि आपको न्यूज़पेपर के थ्रू या न्यूज़ आर्टिकल्स के थ्रू आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आर्टिकल 82 कैटर करता है संशोधन, और जो चुनौती है उसको परिसीमन आयोग को संसद नहीं दे सकती। इट मीन्स कि भाई वो कोई भी संशोधन कर देती है संसद, है ना, कर देती है ना, किसी भी तरह का संशोधन, जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं या किसी भी बिल में संशोधन, वो पावर संसद के पास है। लेकिन संशोधन अगर कोई परिसीमन आयोग एक एक तरह से वो अपने आप में ही सेल्फ डिपेंडेंट है। ठीक है, तो सरकार उसमें दखल नहीं दे सकती। अगर परिसीमन आयोग ने कोई सिफारिश की है या कोई चेंज किया है तो उसको चुनौती नहीं दे सकती संसद, यानी कि वो बिल्कुल स्वायत्त संस्था की तरह काम करता है परिसीमन आयोग। इसके ऊपर कोई भी रोक टोक संसद नहीं लगा सकती है। ओके, जो परिसीमन आयोग है वो अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश करते हैं लोकसभा के पटल पर और विधानसभा के पटल पर। लोकसभा क्योंकि केंद्र से रिलेटेड, यानी कि जब एमपी के क्षेत्र का निर्धारण होता है, यानी कि लोकसभा की सीट्स का निर्धारण होता है, तो लोकसभा के पटल पर अपनी रिपोर्ट रखेगा परिसीमन आयोग अंडर आर्टिकल 82। जबकि विधानसभा के क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है तो अंडर आर्टिकल 170 में वो विधानसभा के पटल पर रिपोर्ट रखेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया। अब बात करते हैं इसकी संरचना की। देखिए, जो परिसीमन आयोग है इसकी संरचना में जो अध्यक्ष होंगे इसके, वो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, जो कि सेवानिवृत्त होंगे। ठीक है, तो जो जज होंगे कोई भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का, यहाँ पर सीजेआई मेंशन नहीं है स्पेशली, तो सीजेआई भी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो सेवानिवृत्त होना चाहिए, यानी कि वो पेंशनर होना चाहिए। ठीक है, रिटायर्ड होना चाहिए, तो वो उसका अध्यक्ष होगा। उसके बाद जो मेंबर्स हैं वो भी होंगे। ये लाइव जो सीजेआई है, जो फिलहाल जो वर्तमान सीजेआई होगा परिसीमन आयोग को बनाते वक्त, वो इनके मेंबर्स में होगा। इसके अलावा अगर विधानसभा के बारे में बात हो रही है या एमपी के बारे में बात हो रही है, लेकिन उस स्टेट से रिगार्डिंग है वो, तो वहाँ का इलेक्शन कमिश्नर होगा। ठीक है, उस कंसर्न स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर। अगर एमपी की बात हो रही है तो इंडिया का ईसी होगा, ईसीआई। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जबकि अगर एमएलए या एमएलए की सीट्स या विधानसभा की सीट्स की बात हो रही है, यहाँ पर लोकसभा की सीट्स की बात हो रही है तो ईसीआई आएगा। जबकि एमएलए या विधानसभा की सीट्स की बात हो रही है तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन होगा उसी कंसर्न स्टेट का। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई परिसीमन आयोग का काम क्या है। देखिए, मोटा मोटी परिसीमन आयोग का काम है कि क्षेत्र का बंटवारा करना। पहले उसको ऑब्जर्व करेगा वहाँ परिसीमन आयोग कि भाई वहां पर, जैसे कि बात करें अगर हम किसी भी एक राज्य की, चलिए राजस्थान ले लेते हैं जैसे कि। ठीक है, तो राजस्थान में अभी जो नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स हैं, आई थिंक वो 25 है। ठीक है, तो 25 है, तो अब यहाँ पर 25 क्षेत्र ऑलरेडी है। तो अब जो नया परिसीमन आयोग होगा तो उसका ध्येय होगा कि ये 25 की 25 सीटें हैं, इनमें जो पॉपुलेशन है वो बराबर है कि नहीं है। तो 25 लाख मान के चलिए, मान लो 25 लाख है पूरे क्षेत्र में, कि हर 25 लाख पे एक सीट का निर्धारण है। ठीक है, तो 25 लाख, तो 25 को 25 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यानी कि 625 हो गए, यानी कि 6 करोड़ 25 लाख मतदाता होंगे, तो 25 सीट्स में वो हो जाएंगे। ठीक है, वैसे 15 लाख था लास्ट टाइम जब निर्धारण हुआ था सीट्स का, लेकिन अब बढ़ चुके हैं। तो अगर नंबर ऑफ सीट सेम रखेगा परिसीमन आयोग, तो यहाँ पर जनसंख्या को बराबर करने की कोशिश की जाएगी। तो जिन लोकसभा सीट्स पर 25 लाख से कम होगा पॉपुलेशन, तो उसको वो कंसीडर करेगी कि वो किसी ऐसी लोकसभा पास वाली में शिफ्ट कर दे उस जगह को, जहां पर मान लो यहाँ पर 24 लाख है या यहाँ पर 20 लाख है और यहाँ पर 30 लाख है, तो 10 लाख इधर शिफ्ट कर देगी उस क्षेत्र को। ठीक है, तो
इस तरह से रीशफलिंग करता है परिसीमन आयोग। और अगर 625 के बजाय यहाँ पे 650 हो गए हैं तो एक 25 लाख का जो है वो सीट बढ़ गई है ना, तो एक सीट बढ़ जाएगी, तो इसको 26 सीट्स मिल जाएगी राजस्थान को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से काम करता है हमारा परिसीमन आयोग, यानी कि लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र का गठन करता है। इसके अलावा जो एससी और एसटी की सीट्स का निर्धारण भी परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है कि किसी क्षेत्र में एससी की या एसटी की पॉपुलेशन कितनी है और किस अनुपात में है, तो उसी अनुपात में उनको सीट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ में आ गया। नंबर ऑफ सीट्स ये वही है जो मैंने बताया कि 25 से 26 कर सकता है, या अगर पॉपुलेशन कम हो गई है तो 25 से 24 भी कर सकता है। तो इसी वजह से कंसर्न है जो साउथ के स्टेट्स है ना, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे डिक्लाइन में है जनसंख्या या स्टेबल है, या तो डिक्लाइंड है या स्टेबल है। तो जब डिक्लाइन होगी तो सीट्स कम होगी, और स्टेबल है तो बढ़ेगी नहीं। लेकिन जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है हमारी, वहां पर जनसंख्या बढ़ रही है और वो भी तेजी से बढ़ी है, तो उनकी नंबर ऑफ सीट्स क्या होंगी, इंक्रीज होगी, है ना। तो इंक्रीज होगी तो वही यहाँ पे यानी कि इनको ज्यादा फायदा होगा नॉर्दर्न स्टेट्स को। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स इनके पास ज्यादा होने की वजह से इनका सहारा ज्यादा लेगा कोई भी, जो भी मेजोरिटी में आना चाहता है, कोई भी पार्टी आना चाहती है, तो इनको ज्यादा फायदा देने की कोशिश करेगी। इनको अच्छी अच्छी मिनिस्ट्रीज मिलेंगी, पोर्टफोलियोज मिलेंगे इनके एमपीज को, क्या कहते हैं उसको, टेम्प्ट करने के लिए, है ना, अपनी तरफ शामिल करने के लिए। तो इसलिए साउथ की जो स्टेट्स हैं वो थोड़ी सी कंसर्न्ड है। ओके, आई होप आपको ये प्रॉब्लम जो चल रही है देश में समझ आ गई है। अब जो परिसीमन आयोग अभी तक है, इनका जो गठन है अभी तक कितनी बार हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है रिसेंट ईयर्स में भी और पास्ट ईयर्स में भी। तो अभी तक 4 परिसीमन आयोग आए हमारे, और इसको याद करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए जो सबसे पहले आया, तो जैसे ही हम आज़ाद हुए, ठीक है, आज़ाद होने के बाद जो पहली हमारी जनगणना हुई वो 1951 में हुई। तो 1951 में तो जनगणना हुई, तो एकदम से परिसीमन आयोग आ नहीं सकता, तो उसे नेक्स्ट ईयर आएगा, दैट इज 1952। अब हर 10 साल में आना था, हमने लास्ट स्लाइड में क्या पढ़ा था कि हर 10 वर्ष के बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा। तो नेक्स्ट कब आएगा, 60s में आएगा ये, अगर 50s में आया है तो। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डिले हो गई भाई, क्योंकि 52 ये 63 इसलिए क्योंकि 2 साल लग गए इनको अपना डाटा सही करने के लिए ना। 1961 में जनगणना हुई तो 2 साल लग, क्योंकि 1952 में जब हुआ तो कई चीजें छूट गई थी, डाटा को अच्छे से कलेक्ट नहीं किया गया था, तो उस वजह से परिसीमन आयोग ने थोड़े से बेहतर ढंग से काम नहीं किया। लेकिन 1963 में वही प्रॉब्लम या वही समस्या आई, तो दोबारा से वही गलती इन्होंने नहीं की, तो थोड़ा सा टाइम लगा के 1963 में परिसीमन आयोग आया। सिमिलरली 1973, देखो ये 10 साल का गैप चल रहा है। लेकिन जैसे 1973 आया, उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी 1975 में इमरजेंसी लेकर आ जाती है, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस करती है वो। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन जब आया, उसमें उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई 2001 की जनगणना तक जो अभी नंबर ऑफ सीट्स है जितनी भी थी यहाँ पर, उतनी ही रहेगी, कोई उसमें बढ़ना घटना नहीं चलेगा। तो 1973 में ही आई थिंक 545 सीट्स निर्धारण हो गया था, मैक्सिमम 550 हो गया था, और तब से लेकर अभी तक भी इतनी ही सीट्स थी। और इन्होंने कहा था 2001 की जनगणना तक निश्चित होगा सेम, तो अभी तक भी वही चल रही है। क्योंकि उसके बाद 84वां संविधान संशोधन आया, और उसमें भी मेंशन कर दिया गया कि 2026 तक सेम ही सिचुएशन चलेगी। तो 2026 अब नेक्स्ट ईयर आने वाला है, तो अभी तक हमारे पास नंबर ऑफ सीट्स सेम ही है। तो चौथा जो परिसीमन आयोग आया था वो आया था 2002 में, ठीक है, 2001 में जनगणना हुई, 2002 में परिसीमन आयोग आ गया। तो इसमें जो हमारा जो चेंजेस हुए, नंबर ऑफ सीट्स पर चेंज नहीं हुआ, ये ध्यान रखना है। चेंज कहाँ पर हुआ, क्षेत्रों में, या किसको कितनी सीट्स बढ़ी घटी, कौन सा एरिया किधर गया, वो मेंशन यहाँ पर फोर्थ परिसीमन आयोग में किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डाटा कुछ याद रखना है कि फोर्थ परिसीमन आयोग कब आया, 2002 में, और इनके अध्यक्ष थे जस्टिस कुलदीप सिंह। और 22 राज्यों में परिसीमन आयोग ने काम किया था, और 2008 में इन्होंने रिपोर्ट पेश की थी। 2002 में गठन हुआ, 2008 में रिपोर्ट पेश हुई, और 2001 की जनगणना अनुसार किया। देखो ये तो बहुत ही
लॉजिकल चीज है कि 2001 में जनगणना हुई और 2002 में परिसीमन आयोग आया। ठीक है, अगर हम रिसेंट ईयर्स की बात करें कि कहाँ पर अभी परिसीमन आयोग काम कर रहा है रिसेंटली, तो जम्मू कश्मीर में काम किया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एज यू नो अभी क्या है, ये यूटी हो गया है। तो यूटी के बाद इसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स, क्योंकि यहाँ पर अब ये यूटी की तरह काम करता है, तो इसको थोड़ा सा डिलिमिट किया है। तो इनकी जो अध्यक्ष है इस परिसीमन आयोग की, वो है रंजना प्रकाश देसाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में जो अभी परिसीमन आयोग बनाया गया, उसका अध्यक्ष कौन है, तो रंजना प्रकाश देसाई। चलिए अब करते हैं बात आर्टिकल 83 की। आर्टिकल 83 बात करता है कार्यकाल की, लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल की। एज यू नो, राज्यसभा एक स्थायी सदन है ना। ये स्थायी सदन होने की वजह से राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं है, यहाँ इनके सदस्यों का कार्यकाल मेंशन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत बार आता है। बच्चे क्या करते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, तो ऑप्शन में देते हैं कि भाई 6 वर्ष है, ठीक है, फिर 5 वर्ष है, फिर यहाँ पे लिख देंगे 4 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो बच्चे क्या करेंगे, सीधे इस पे लगाते हैं, भूल जाते हैं कि राज्यसभा का इनमें से कोई नहीं पे आएगा, ये है सही। ठीक है, क्योंकि ये स्थायी सदन है, इनके सदस्यों का कार्यकाल है, और सदस्य का कार्यकाल कितना है, ये है 6 वर्ष, और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो होते हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है, समझ गए। लोकसभा जो है वो 5 वर्ष इसका कार्यकाल है, हर 5 वर्ष के बाद इलेक्शन होंगे, लेकिन अगर भंग पहले हो जाती है तो पहले हो जाएंगे, तो लोकसभा भंग हो जाती है। ठीक है, ये स्थायी नहीं, भंग हो जाती है, इसलिए अस्थायी है। 42वें संविधान संशोधन में इसके कार्यकाल को बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, लेकिन जब 44वां आया तो आपको पता ही है, 42वें के बाद 44वां आता है तो बिल्कुल इसके अपोजिट आता है ज्यादातर चीजों में, तो वो 6 से 5 वर्ष कर दिया गया वापस। ठीक है, तो जब 6 वर्ष किया गया 42वें संविधान संशोधन में, तो प्रावधान क्या किया गया कि जो प्रेसिडेंट है वो भंग कर सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो भंग कर सकता है, किसको, डिसोल्व कर सकता है लोकसभा को। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रावधान था वो था, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति आ जाए तो जो लोकसभा है और विधानसभा है जो, उनके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है 1 वर्ष। ठीक है, दोनों के ही कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। इसीलिए आपको ध्यान होगा कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने 1976-77 में इस कार्यकाल को बढ़ा दिया था। ठीक है, वैसे भी वो 42वें संविधान संशोधन में यहाँ पर तो 6 वर्ष कर ही दिया। ठीक है, 6 वर्ष भी हो गया था, और ये कार्यकाल को 1 साल बढ़ा भी दिया गया था। ठीक है, अब आर्टिकल 84, आर्टिकल 84 बात करता है योग्यता की, कि राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी योग्यता क्या है। देखिए आपने बुक्स में बहुत बहुत ज्यादा, अगर आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा, बहुत सारी लाइंस होती है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, आपको वो सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटी कुछ चीजें याद रखनी है जिसमें कि आपको घुमाते हैं, नहीं तो वो बहुत ही लॉजिकल है, बाकी की चीजें आप समझ जाओगे कि ये योग्यता होनी चाहिए, जैसे कि दिवालिया नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट योग्यता है, ये सबको पता है, तो इसको बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है ना। तो इसलिए मैंने मेन मेन चीजें ही यहाँ पर डाली है। देखिए, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए दोनों जगह, ठीक है, ये बात बिल्कुल है। उसके बाद बात है कि राज्यसभा का जो सदस्य है उसके लिए न्यूनतम जो आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष। ठीक है, ये भी पता ही है आप लोगों को। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब राज्यसभा है, उसकी उसका जो भी आपका, तो जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा वो है वोटर लिस्ट में नाम। ठीक है, अगर राज्यसभा का मेंबर है तो राज्यसभा के लिए, जिस राज्यसभा का जो कोई भी मेंबर है, जिस स्टेट से वो आ रहा है, ठीक है, तो उस स्टेट में उसका नाम होना चाहिए वोटर लिस्ट में। उस स्टेट में किसी भी असेंबली में उसका नाम हो सकता है, ये ध्यान रखना है। जबकि अगर लोकसभा की सीट के लिए योग्यता का निर्धारण होता है तो जिस जगह से वो लड़ रहा है, क्या, चुनाव, ठीक है, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका नाम होना चाहिए। जैसे कि अगर
हम बात करें मोदी जी का, ठीक है, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका वोट होना चाहिए, अपने लिए तो कम से कम वोट होना ही चाहिए, ठीक है, तो वाराणसी है तो वाराणसी में होना चाहिए, ठीक है, ओके, तो वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ठीक है, हालांकि जैसे दो दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ते हैं तो अगर एक में है तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, लेकिन एक उसमें होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है खर्च, कि लोकसभा और विधानसभा में खर्च का क्या प्रावधान है। तो लोकसभा के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं आपके लिए। तो लोकसभा में 95 लाख तक का खर्च कर सकता है कोई भी कैंडिडेट, जबकि विधानसभा के जो चुनाव है उसमें 40 लाख तक का खर्च कर सकता है। इसमें एक चीज याद करने की है, जो अभी बहुत चर्चा में था, कि जितने भी लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर कैंपेनिंग होती है इलेक्शंस की, तो वहां पर काफी स्टार प्रचारक होते हैं, पार्टीज भेजती है या खुद जो मेंबर्स है वो मंगाते हैं उनको या बुलाते हैं। तो स्टार प्रचारक का तो खर्च ही अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाता है, तो क्या उन 95 लाख या 40 लाख में उसको शामिल करना चाहिए? मान लो अगर यहाँ पे दीपिका पादुकोण को कोई बुला रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आपकी सबकी पसंद की हीरोइन है इसलिए इसका नाम लिया मैंने, दीपिका पादुकोण, ठीक है, तो भाई इसकी तो फीस ही करोड़ों में होगी, तो ये 2 करोड़ मांग सकती है, 1 करोड़ भी मांग सकती है, 50 लाख में भी आ सकती है, ठीक है, तो ये तो लिमिट यहीं पे क्रॉस होगी, ठीक है, तो ये इसमें शामिल नहीं होगी, ये पार्टी फंड से इसके पैसे निकल जाएंगे, ठीक है, इसमें शामिल नहीं होगी, ओके। अब है आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 बात करता है जो प्रेसिडेंट जो सेशंस बुलाता है उसके बारे में, कि प्रेसिडेंट आहूत करेगा सेशन को, यानी कि शुरू करेगा, आहूत का मतलब होता है शुरू, और सत्रावसान यानी कि उसको डिसोल्व करेगा, ठीक है। अब जो बीच का पोर्शन है, देखिए कोई भी सत्र होता है वो ये है मान लो, तो उसकी जो शुरुआत है और ये उसका सत्रावसान है, यानी कि डिसोल्व करेगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट काम करता है। और जो बीच में जब सत्र चलता है, ठीक है, सत्र क्या हो रहा है, चल रहा है, चलता है, तो उसका काम करेगा उससे रिलेटेड स्पीकर, ठीक है, किसी भी हाउस का कोई कोई भी स्पीकर है, जैसे लोकसभा का तो स्पीकर ही है, लेकिन राज्यसभा का कौन है, सभापति है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, तो इन दोनों का काम होता है हाउस को चलाने का। तो यहाँ पे स्थगन का काम जब आए, स्थगन कौन करता है, स्पीकर करता है या सभापति करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट का उसमें कोई रोल नहीं होता, क्योंकि सदन को चलाने का काम इन्हीं का होता है, स्पीकर और सभापति का। इनका काम होता है सिर्फ शुरू करना और खत्म करना, ठीक है, तो आहूत और सत्रावसान करेंगे प्रेसिडेंट, जबकि सदन को चलाना है, चलाते वक्त ही स्थगन होता है, तो वो काम है स्पीकर्स का और सभापति का, ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्ट है कि मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए दो सेशन के बीच में। तो ये संविधान में मेंशन्ड है कि 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि दो सेशन हो रहे हैं, सेशन नंबर 1 सेशन नंबर 2, तो इनके बीच का जो गैप है वो 6 मंथ्स होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। अगर हम आज की बात करें तो अभी हमारे पास 3 सत्र हैं, यानी कि हमारी जो लोकसभा है और राज्यसभा है उसमें 3 सत्रों में मुलाकातें होती हैं। पहला जो है, अगर हम साल की शुरुआत में देखें तो बजट सत्र आता है, बजट सेशन, है ना, बजट सेशन, फिर उसके बाद आता है मॉनसून, जो कि आजकल चल रहा है, मॉनसून सेशन, ठीक है, उसके बाद आता है विंटर सेशन, ठीक है, तो इसमें समर सेशन वगैरह कुछ नहीं है, बच्चे को लगता है कि मॉनसून है विंटर है तो समर भी होगा, नहीं भाई समर नहीं है, मॉनसून में समर शामिल हो जाता है। और बजट सेशन जो आता है फेब से शुरू होता है, फेब से लेकर मार्च तक चलता है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। मॉनसून जो है वो जुलाई से शुरू होता है, जुलाई से सितंबर चलता है, और विंटर सेशन जो होता है वो नवंबर दिसंबर में भी चल जाता है, ठीक है, अक्टूबर में भी शुरू हो जाता है कई बार, तो इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, लेकिन बजट सेशन का पक्का फिक्स है, क्योंकि बजट आता है, ठीक है। जो स्पेशल सेशन है वो भी हमारे प्रेसिडेंट बुला सकते हैं, वो तब होता है जब कोई इंपॉर्टेंट कोई बात करनी हो, कोई ऐसा मुद्दा आ गया हो, जैसे कि अभी युद्ध की स्थिति आ गई है ना, तो युद्ध के टाइम स्पेशल सेशन बनाए जा सकते हैं। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसके लिए आपको पता ही होगा कि जो अपोजिशन है उन्होंने डिमांड की थी स्पेशल सेशन की, ठीक है, दे डिमांडेड,
कि भाई स्पेशल सेशन होना चाहिए जवाब देने के लिए, या किस तरह से कार्यवाही हो रही है, हम भी अपना इनपुट देना चाहते हैं, तो प्लीज आप स्पेशल सेशन बुलाइए। हालांकि स्पेशल सेशन उन्होंने बुलाया नहीं था सरकार ने। ओके, अब बात हो रही है आर्टिकल 86। आर्टिकल 86 को याद रखना बहुत आसान है कि संदेश देंगे प्रेसिडेंट सदन में, ये दोनों सदन में ये संदेश देते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, सरकार कैसे चलेगी। ठीक है, बेसिकली ये जो संदेश होता है वो एक तरह से विजन सरकार प्रस्तुत करती है प्रेसिडेंट के माध्यम से। ठीक है, अब है आर्टिकल 87। आर्टिकल 87 में अभिभाषण की बात की गई है, यानी जो अम, अभिभाषण दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, उसके बारे में। और अभिभाषण दो बार दिया जाता है, एक तो साल में एक बार तो पक्का ही दिया जाता है। ठीक है, जब पहला सत्र शुरू होता है, यानी कि बजट सेशन ही होता है पहला शुरू, तो बजट सेशन में ही दिया जाता है मेनली। इसके अलावा जब कभी लोकसभा पहली बैठक लेती है, कोई भी नई लोकसभा चुनी जाती है, जैसे कि अभी 2024 में मई में चुनी गई थी, तो भी एक अभिभाषण किसका था, प्रेसिडेंट का था। तो नई लोकसभा जब चुनी जाती है तो उसकी जो पहली बैठक है अ, उसमें इनका अभिभाषण होता है, और हर साल पहले सत्र में इनका अभिभाषण होता है। ठीक है, और विशेष अभिभाषण में दोनों सदन जो है वो असेंबल होते हैं, और अभी तक कुल 7 विशेष सत्र बुलाए गए हैं। मैंने बताया क्यों बुलाए जाते हैं, कुछ स्पेशल ओकेजन होता है, कुछ स्पेशल बात हो जाती है, तब ये सदन में सॉरी जब ये दोनों सदन बुलाकर विशेष अभिभाषण दिया जाता है। ठीक है, विशेष सत्र के द्वारा। तो अभी तक हमारे 7 बार विशेष सत्र बुलाए गए हैं, और इनकी जो डेट्स है इनको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनको ध्यान में रखना है। सबसे पहला जो विशेष सत्र था वो था आज़ादी के समय, जो कि 1947 में हम आज़ाद हुए थे, उस वक्त बुलाए गए थे कि कैसे क्या करना है, क्योंकि बड़ी बात थी भाई, आज़ाद हुए हैं, होना क्या है, अभी तक क्या चल रहा है वो नहीं देखना, आगे क्या करना है, उससे रिलेटेड बातें होनी थी, डिस्कशंस होने थे, तो विशेष सत्र बुलाया गया। उसके बाद 1962 में, फिर 1972 में, फिर 1992 में, देखो कितना आसान है याद रखना, टू 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 है ना, 62, 72, 82 में नहीं बुलाया उन्होंने। 82 में याद रखना क्योंकि इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी 80s में, तो इसलिए नहीं बुलाया गया होगा। मतलब ये याद, कारण ये नहीं था, लेकिन याद करने का तरीका है। फिर 1992 में बुलाया गया, फिर 1997 में। ठीक है, 92 में तो हम आर्थिक प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, तो नई पॉलिसी वगैरह थी, तो इसलिए विशेष सत्र बुलाया था पीवी नरसिम्हा राव ने। और 1997 में हमारे आई के गुजराल थे, तो उन्होंने बुलाया था विशेष सत्र। उसके बाद जो जीएसटी 2017 में लागू हुआ था, तो जीएसटी से रिलेटेड, क्योंकि ये नई बात थी, बड़ा टैक्स था और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बदलने का मादा रखता है ये, तो इसलिए 2017 में भी जीएसटी के संदर्भ में विशेष सत्र बुलाया गया। उसके बाद 2023 में सबसे लास्ट बुलाया गया। ठीक है, तो याद रखना है, कंफ्यूज मत हो जाना, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम कोई भी सत्र नहीं बुलाया गया। इवन यहाँ पर देखो 1962 में अगर याद किया जाए, आपको ध्यान हो तो, यहाँ पर चाइना का युद्ध हुआ था भारत के साथ, तो उस वक्त बुलाया गया था। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 किसके बारे में है, जो मंत्रीगण है हमारे और जो अटॉर्नी जनरल है, उनको जो संसदीय प्रोसीडिंग्स होती है उसमें किस तरह के अधिकार प्राप्त है, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है 88। देखिए, जो मंत्री है वो किसी भी सदन में भाग ले सकता है, वो विचार भी प्रकट कर सकता है, लेकिन मतदान केवल अपने ही सदन में करेगा। ठीक है, तो जो मंत्री है वो राज्यसभा या लोकसभा का कोई भी होता है ना, तो वो भाग ले सकता है। अगर वो राज्यसभा का मंत्री, राज्यसभा का मेंबर है, तो वो भाग ले सकता है लोकसभा में भी। ठीक है, विचार भी प्रकट कर सकता है लोकसभा में जाके, उनकी प्रोसीडिंग्स भी देख सकता है। ठीक है, लेकिन वहां पर किसी बिल पर मतदान नहीं कर सकता, वो इसलिए क्योंकि वो वहां का सदस्य ही नहीं है, वो तो राज्यसभा का सदस्य है। तो मतदान का अधिकार जो है मंत्री को, उसी सदन में है जिस सदन का वो सदस्य है। ठीक है, इसी तरह से बात की जाए अटॉर्नी जनरल की। अटॉर्नी जनरल जो है वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। अपने विचार भी प्रकट कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। और वो किसी भी समिति का भी सदस्य हो सकता है। तो बहुत सारी हमारी जो समितियां हैं, संसदीय समितियां हैं, ठीक है, वित्तीय समितियां हैं, तो उनका वो सदस्य हो सकता है। हालांकि वित्तीय का नहीं होता, लेकिन उसका, मेरा कहने का मतलब है जितनी भी समितियां, उनमें बहुत सारी समितियों में वो
जाके भाग ले सकता है, अपने विचार प्रकट कर सकता है, इवन सदस्य भी हो सकता है, पर मतदान नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ना तो लोकसभा का, ना वो राज्यसभा का है, तो उसको कोई अधिकार नहीं है मतदान करने का। ठीक है? तो गाइस, आज का लेक्चर यहीं तक, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे आर्टिकल 89 ऑनवर्ड्स, और कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स इससे रिलेटेड मैं कराना चाहती हूँ। इससे पहले मैं सबसे पहले आपको 106 संविधान संशोधन है उसके बारे में भी बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है। ठीक है? तो एक तो पहले तो हम ये करेंगे, उसके बाद आर्टिकल 89 ऑनवर्ड्स जितने भी हो सकते हैं आर्टिकल्स वो कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आ रही है, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। ठीक है? चलिए अब यहाँ पर वाइंड अप करते क्लास को। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।